बच्चों प्लीज चलिए बोर्ड पे देखिए। देखिए ऐसा है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास वुड्स रिएक्शन सिखाई थी और ये क्वेश्चन तुम्हें करने को दिया था। वुड्स रिएक्शन में सिर्फ इतना था कि आरएक्स है। मैं पहले आपको दिखा दूं कि इस चैप्टर में हम अब तक क्या कर चुके हैं। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत इंट्रोडक्टरी पार्ट से हुई थी। व्हाट आर हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स, तो वो आपको बताया गया था पहले। फिर आपको बताया गया था इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। फिर ऑन द बेसिस ऑफ अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, अराइलिक। फाइन, नहीं आ रहा याद? फिर आप लोगों को मैंने नेचर ऑफ सीएक्स बॉन्ड बताया था कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होते हैं सब बॉन्ड अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आपको पता है कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड का बॉन्ड लाइन छोटा है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड लाइन सबसे बड़ा है। जिसका बॉन्ड लाइन सबसे बड़ा है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम है। याद आ रहा है? कुछ ऐसा मैंने सिखाया था आप लोगों को, सीएक्स बॉन्ड के बारे में कुछ सिखाया था। लेकिन मेन चैप्टर स्टार्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। यहां से मेन बात शुरू होती है जिसको हम SN1 और SN2 के नाम से जानते हैं, जहां पर एक न्यूक्लियोफाइल आता है, हैलोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह पे लग जाता है। बट ये काम होता है दो तरीके से। एक प्रोसेस में ये वन टाइम में सब कुछ हो जाता है, उसका लगना और जुड़ना, मतलब उसका हटना, हैलोजन का डिपार्ट होना और न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना, ये एक ही बारे में होता है। इसको बोलते हैं SN2। और जब ये काम दो स्टेप में होता है तो बोलो उसको क्या बोलते हैं? SN1। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया था जिसमें आपको पता है हेलोकेन से एक कार्बन से हेलोजन निकलता है और एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। ठीक है, और एक कार्बन से हेलोजन निकलेगा और एक कार्बन से बोलो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। इसको बोलो क्या बोलोगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आपको रिएक्शन विद मेटल ग्रिग्नाइट रिएजेंट RMGX वाला केस करवाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। देखो पढ़ रहे हो तो भाई याद आ रहा होगा, और ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ रहे हो भाई फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा फिर तुम क्या पढ़ोगे। बोला था बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और जितना करा रहा हूं आना भी सब कुछ इसी में से ही है। ठीक है, इसके बाद दे लो, वाई हेलोरिन्स आर लेस रिएक्टिव। क्यों हेलोरिन्स लेस रिएक्टिव होते हैं? चार रीजन से, याद है? फिर कंडीशंस अंडर विच हेलोरिन्स बिकम रिएक्टिव, NO2 के लग जाने से, और फिर वुड्स रिएक्शन मैंने आपको करवाई थी। याद आ रहा है? पक्का? पूछू क्वेश्चन? लगन आता जा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। चलो पूछूंगा, जाते हुए पूछूंगा, पहले सुनो। वुड्स रिएक्शन की बात करता हूं मैं। वुड्स रिएक्शन होता है हेलोकेन दैट इज RX व्हेन इट रिएक्टिंग विद द सोडियम। दो सोडियम दो हेलोजन को ले जाता है और R के साथ R जुड़ जाता है। याद करिए लास्ट क्लास सिखाया है। RR बन जाएगा प्लस में 2NaX। दोबारा देख लीजिए, ऐसा कुछ है RX और RX और 2Na, तो 2NaX को ले जाएगा और बन जाएगा RR। 2CH3Cl और 2Na, तो 2Na 2Cl ले जाएगा और CH3 जुड़ जाएगा, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। CH3CH2Cl दो बार है तो CH3CH2CH2CH3 कुछ ऐसा बन जाएगा और 2NaCl निकल जाएगा। इधर बताओ क्या बनेगा, जरा बताओ। ये यहां से टूटेगा और ये खुद से ही जुड़ेगा दूसरे वाले से, तो बोलो क्या बनेगा? CH3 C CH3 CH3 C। नहीं आ रहा समझ में? अब ये तो वुड्स है, लास्ट क्लास करवाई है। अगला देखो क्या, अगला है फिटिंग। इसको इधर ही रहने दो। अगली रिएक्शन है बच्चों हमारी फिटिंग में सिर्फ इतना सा फर्क आता है बच्चों, ये बातें करने वाले बच्चे बिल्कुल चुप हो जाएं भाई, पिट जाओगे आज नहीं तो। 2ARX प्लस में 2Na, मतलब कि इस बार हमारा हेलोल्केन नहीं है, बोलो कौन है? हेलो अरीन है। और हेलो अरीन है तो वही काम होगा, 2NaX निकलेंगे और AR से AR जुड़ेगा। AR से जो बच्चे नहीं भी आए ना वो भी समझ लीजिए बच्चों की वुड्स में ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि आज क्वेश्चन अब इसके ऊपर ही होना है। वुड्स में ज्यादा कुछ नहीं है। आपको पता है 2RX मतलब कि हेलोल्केन जो दिए हुए, अब RX तो पता होना चाहिए, हेलोल्केन और 2 सोडियम बेसिकली, तो सोडियम 2X को ले जाएगा और R से बोलो क्या हो जाएगा? R जुड़ जाएगा, है ना? ये RX 2 सोडियम तो ऐसे निकल जाएगा और R से R जुड़ जाएगा। अगर हेलो अरीन हुआ, कौन हुआ? हेलो अरीन,
तो 2 ARX और 2 सोडियम है, तो इस बार क्या होगा, काम वही होना है, काम बिल्कुल वही होना है, बस फर्क सिर्फ इतना सा आ जाएगा इस बार आप लोगों के उसमें रिजल्ट में कि इस बार हैलो अरीन्स एक दूसरे से जुड़ेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तीसरा, अच्छा इसमें इसमें एक बार आंसर बताओ क्या आएगा। जैसे मान लो बेंजीन है, फिर Cl है, बताओ 2 Na 2 Cl ले जाएगा, इसको बायफिनाइल बोलते हैं। नहीं आया समझ में? चलो क्लियर, नहीं आया ना? और ये नेप्थलीन नहीं है, ये बायफिनाइल है, ठीक है। नेप्थलीन बच्चों इसे कहेंगे, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, ये अलग चीजें हैं, दोनों ही अलग चीजें हैं। सो वो आपका बायफिनाइल है, इसको बोलते हैं बायफिनाइल। चलिए सो ओए भाई भाई बस बस बस, क्लियर है फिटिंग? अच्छा अब एक होती है वुड्स फिटिंग, अब एक होती है वुड्स फिटिंग। अब समझ जाओ, जैसे एक है RX और 2 सोडियम है और एक है ARX, बताओ क्या बनेगा? R और AR जुड़ जाएगा, अरे R और 2 NX, बस बस, मतलब करना इस रिएक्शन को, करो करो, कर लो। आ गया टॉलिन, सबका टॉलिन आंसर गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, अभी तक आंसर सोच लो, इसे रुकाओ, गलत है, गलत है, बोलो भाई। बस गलत है भाई, कोई बच्चे को नहीं आता, मैंने 11th में पूछा था ये क्वेश्चन, आशीष तूने शायद सही किया था। मतलब चलो इतना हिंट दे देता हूं, ये क्वेश्चन आपने जो आंसर करा है वो इनकम्प्लीट है, बस अब तो बता दो। मतलब सिर्फ वो आंसर करना गलत है। ताली बजाओ लड़के के लिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप एक बात भूल गए, आप एक बात भूल गए, देखिए ऑर्गेनिक के अंदर ना बैलेंसिंग का कोई खेल नहीं है। अगर मेरे पास लिख दिया गया ना, ओए बस भाई, अगर मेरे पास लिख दिया गया CH3Cl है और बेंजीन Cl है और सोडियम्स है, और बोलो कौन है? अब एक सिंपल सी बात है, अगर सोडियम ने इन दोनों के क्लोरीन लिए तो ये दोनों एक दूसरे अटैच हो जाएंगे, जैसा हम सीखते आ रहे हैं, तो ये बनेगा बेंजीन के साथ में बोलो क्या? CH3। लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं कि क्या CH3Cl का बस एक मॉलिक्यूल है क्या मिक्सचर में? बहुत सारे हैं, और अगर 2 CH3Cl और सोडियम साथ में मिल गया तो CH3Cl और CH3Cl और सोडियम क्या बनाते हैं बोलो? CH3CH3। व्हाट इज द रिएक्शन? भूल गए लगता है। मैं ये बोल रहा हूं यार, मेरे पास एक और CH3Cl भी है और एक और ये भी है, बहुत सारे हैं ना यार। अगर इसने इससे कंबाइंड हुआ इससे एक दूसरे से तो ये बन जाएगा, बट अगर ये एक दूसरे से कंबाइन हो गए तो
सोडियम तो है ही ना, सोडियम तो है ही ना, सोडियम तो सीएल ले जाएगा। अगर ये दोनों एक दूसरे कंबाइन हो तो वुड्स भी होगा और यहां पर CH3 भी बनेगा। नहीं आया समझ में? और अगर इसने इससे रिएक्ट करा तो बोलो क्या आएगा, बोलो बेंजीन, बेंजीन से भी जुड़ेगा। नहीं आ रहा ना समझ में? और वो NaCl तो बनना ही बनना है, वो तो बात अलग है, वो तो बनना ही बनना है। लेकिन वुड्स फिटिक रिएक्शन के दौरान आपको ढेर सारा मिक्सचर मिलेगा भाई। क्यों मिलेगा मिक्सचर बताओ? क्योंकि पॉसिबिलिटी सिर्फ इन दोनों की नहीं, इसकी खुद से रिएक्ट करने की भी है और इसकी भी खुद से रिएक्ट करने की भी है। अगर आपको वुड समझ में आया, आपको फिटिक समझ में आया तो वुड्स फिटिक तब समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। नहीं आया ना समझ में? पहले अगर इन दोनों ने कंबाइंड होगा तो ये बन जाएगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना विशेष कि ये वाला मॉलिक्यूल अपने ही किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाए। और जब ये वाला अपने से ही करता है, देख बेंजीन सीएल अपने से ही करता है, तो क्या बनती है? ये बनती है, बनती है कि नहीं बनती? और ऐसे ही मुझे बता जरा, जो CH3Cl है, CH3Cl की प्रेजेंस मतलब रिएक्ट कर गया एक दूसरे से ही, तो CH3 भी आएगा कि नहीं आएगा वुड्स के अकॉर्डिंग? तो मैं यही तो बात कह रहा हूं तुम लोगों को, मैं यही तो बात कह रहा हूं बच्चों की, जब तुम इनको रिएक्ट करा रहे हो तो इसका कोई एक मॉलिक्यूल थोड़ा ना, इसका तो ढेर सारा मॉलिक्यूल है, इसका भी ढेर सारा मॉलिक्यूल है। हाँ, अगर ये दोनों एक दूसरे से करेंगे तो बनेगा ये वाला रिजल्ट, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट अगर उसका खुद से कर गया तो CH3 बनेगा और इसका खुद से कर गया तो बेंजीन के साथ बेंजीन जुड़ेगा, मेरा ये भी मानना है। सो यहाँ पर वुड्स फिटिक रिएक्शन के अंदर आपको एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मिलता है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात, पक्का बताओ? श्योर? तो यहां पर हम बोलेंगे दिस रिएक्शन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स एंड हेंस सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट बिकम डिफिकल्ट। ओ भाई नहीं आ रहा ना समझ में? पक्का सबको समझ में आ गई वाली बात? अरे कि बहुत सारा मिक्सचर बनेगा तो जो तुम्हें चाहिए उसको उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर एक ही जगह पे तो उसमें से जो जरूरत की चीज है उसको निकालना बहुत कठिन काम हो जाएगा, इसलिए मेथड सुटेबल कभी नहीं होता। लेकिन एक और बात मुझे पूछनी है यार आप लोगों से, आप लोग जरा इस रिजल्ट को देखिए, आपने इसको रिएक्शन कराया वुड्स में। बच्चों वुड्स का एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, 11th क्लास में भी था। अगर आपने ये रिएक्शन कराया अनुराग यहाँ पर, तो आपको मिला CH3 मतलब एक कार्बन वाले को रिएक्ट करा रहे हो, एक कार्बन वाले एल्यूमिनियम को रिएक्ट करा रहे हो, दो वाला बन जाता है, दो वाला बन जाता है, मतलब कि इथेन बनता है। क्या बनता है बोलो? इथेन। प्रेरणा इधर, अगर दो कार्बन वाला एल्केन रिएक्ट कर रहा है तो चार कार्बन वाला ब्यूटेन बनता है। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है, हर बार डबल होके मिलना है, हर बार क्या होकर मिलना है? डबल होके। मतलब एक कार्बन वाला होगा तो दो वाला बनेगा, और दो वाला होगा तो तीन वाला होगा, तो चार वाला होगा, तो पांच वाला। मतलब हर बार जो रिजल्ट आने वाला है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला ही आने वाला है। सुना ही नहीं? हर बार जो रिजल्ट आने वाला है वो इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला ही आने वाला है। मतलब आएगा इथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डेकेन। नहीं है बस में, हर बार रिजल्ट हमेशा इवन वाला ही मिलेगा। इधर इधर निखिल, हर बार रिजल्ट कैसे मिलेगा? इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला ही मिलेगा। प्रॉब्लम है, अगर मुझे प्रोपेन बनाना तो कैसे बनाऊं? वो दिखते हैं, वो चीज अलग है, मैं भी वुड्स की बात कर रहा हूँ ना। सो मेरा आपसे ये पूछना है अभी कि वुड्स रिएक्शन गिव्स द हाइड्रोकार्बन्स having an even number of carbon numbers। समझो मेरी बात को, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि वुड्स रिएक्शंस गिव्स द हाइड्रोकार्बन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन इन इट्स कंपाउंड। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए अगर मुझे प्रोपेन जैसा बनाना हो, पेंटेन जैसा बनाना हो, तो मैं कैसे बनाऊंगा? अच्छा, प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। वुड्स में चीजें क्या होती है? डबल होती है। क्या होती है बोलो कार्तिक इधर? और किसी भी चीज का जो डबल होता है ना वो इवन ही होता है। एक का डबल भी दो, मतलब ऑड नंबर का डबल भी इवन होता है, और इवन नंबर का डबल भी क्या होता है? इवन ही होता है। कर लो किसी भी ऑड नंबर को दो से मल्टीप्लाई, इवन आएगा। किसी भी इवन को कर लो दो से मल्टीप्लाई, इवन ही आएगा। तो रिजल्ट हमारा इवन ही आ रहा है, बट मुझे ऑड चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भैया एक कार्बन वाला लिया, इथेन बन गया, इथेन बन गया। दो कार्बन वाला लेते के साथ ही बोलो क्या बन गया? ब्यूटेन। अब किसी को इनके बीच में प्रोपेन बनाना तो कैसे बनाओ भाई? तो कहते हैं वाई we cannot able to, या why Wood's reaction is not a suitable method to prepare hydrocarbons having
ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। अच्छा मैं एक बात आपको बताता हूँ, किसी को लगता है कि ऑड नंबर के सब बन तो सकते हैं एक तरीके से? कैसे? अरे नहीं, वुड्स में बताओ। एक मैं ऐसा ले लूं और अगर मैं एक इस तरह का ले लूं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अब आप मुझे बताओ, मैंने सेम नहीं लिए बच्चों, मैंने सेम कंपाउंड नहीं लिए, दोनों एल्केन इसलिए वुड्स तो रहेगी भाई। अब मुझे बताओ अगर ये दोनों एक दूसरे से करेंगे तो क्या बनेगा? 2 NN ने 2 Cl ले गया, बोलो क्या बनेगा रिजल्ट? CH3 CH2 CH3 बन जाएगा, बन गया प्रोपेन। बट वो कह रहा है मेथड सुटेबल ही नहीं है ऑड वालों को बनाने के लिए। अब कारण बताओ। क्योंकि बच्चों आप ये भूल जाते हैं कि ये दोनों तो रिएक्ट करेंगे बट समहाउ रिएक्शन मिक्सचर में इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल है और अगर एक खुद से ही रिएक्ट कर गया तो एक ऐसा रिजल्ट भी देगा CH3 भी देगा, और अगर वो खुद से रिजल्ट कर गया तो CH3 CH2 CH2 CH3 भी देगा। बोलो है कि नहीं? और NaCl तो बनना है, वो तो बनना ही है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, आपको ऑड वाला जब बनाना है ना तो आपको 2 डिफरेंट एल्केन लेने पड़ेंगे। फोकस करिएगा। टू प्रिपेयर द हाइड्रोकार्बन विद द ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स यू हैव टू टेक टू डिफरेंट एल्केन्स। क्यों भाई नहीं आ रहा समझ में? अगर इवन वाला बनाने एक वाले ले लो यार, एक वाला लिया 2 वाला बन गया, 2 वाला लिया 4 वाला बन गया, इवन वाला बन जाएगा। बट if you have to prepare the odd number of carbons वाला हाइड्रोकार्बन, you have to take 2 different types of एल्केन, और जब आप 2 different types of एल्केन लेंगे तो आपको मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? मिक्सचर में प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोपेन मिल तो गया, बट अब हाउ कैन वी सेपरेट द प्रोपेन फ्रॉम द इथेन एंड द ब्यूटेन? क्योंकि सारे हाइड्रोकार्बन से बड़ी इजीली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर, तो इनको सेपरेट करने में हमारा खर्चा, हमारी मेहनत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए प्रोपेन को बनाने का ये एक सुटेबल तरीका नहीं है। सो वहां पर एक बोर्ड में मैंने एक क्वेश्चन लिखा, व्हाई वुड्स रिएक्शन इज नॉट अ सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर द हाइड्रोकार्बन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। नहीं आया समझ में? पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सो हम क्या बोलेंगे? टू प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन having odd number of carbons we have to take ओ भाई बताओ, बोलो, पढ़ो इसे। समझ में आया? उसने बोला टू प्रिपेयर द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग द ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स वी हैव टू टेक 2 different types of एल्केन which results in a mixture of hydrocarbons and hence the separation of the desired product become difficult। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए ना उसका सेपरेशन बड़ा क्या हो जाएगा आपके लिए? मुश्किल हो जाएगा। बट क्या इवन नंबर में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? ब्यूटेन बनाना है 2 कार्बन वाला डबल हो जाएगा, 4 वाला बन जाएगा। बट 3 कार्बन वाला बनाने के लिए एक वाला लेना पड़ेगा और एक 2 वाला लेना पड़ेगा, तभी 3 वाला बन पाएगा। नहीं आने बात समझ में? ये क्वेश्चंस कहीं भी ऐसे नहीं कि आपको रटने पड़े, आप समझ लेते हैं तो पेपर में आंसर हो जाएगा आसानी से। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो इसके बाद वाला मुझे लगता है फिटिंग भी आपको आता है और वर्ड्स फिटिंग भी आप लोगों को आ गया। समझ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ सकता हूँ? अब मैं आपको आगे चल के इस चैप्टर की ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिखाने वाला हूँ, तो सब बच्चे बड़ा फोकस्ड रहना इस चीज पे। ये मैंने 11th क्लास में सिखाई थी, बिल्कुल सेम आज आपको सिखाऊंगा, आप रिपीट होने वाला है। इस रिएक्शन का नाम है, अच्छा आपको क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूँ, आपको लगेगा चैप्टर की लास्ट रिएक्शन करा रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन आपको मैंने ना इस चैप्टर की प्रिपरेशन अभी छुड़वा रखी है। चिंता मत करिए, चैप्टर को कराने का सीक्वेंस मेरा थोड़ा सा अलग है। इसमें मैं पहले सारी केमिकल रिएक्शंस कराऊंगा, उसके बाद प्रिपरेशन पे आऊंगा, लास्ट पार्ट है हमारा। सो इसको भी खत्म करते हैं। और सुन लीजिए एक बात हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एक ऐसी रिएक्शंस है ना, ये आपको हर चैप्टर में मिलेगी और इसकी 5 रिएक्शंस हर चैप्टर में। कितनी बोलो? 5। सुन लीजिए दोबारा से, इस
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 5 रिएक्शन, कम से कम 5 बता रहा हूं मैं आपको, हर चैप्टर में मिलने वाली है, ज्यादा भले ही हो जाए। जैसे कि इस चैप्टर में आप लोगों की है 5, अगले चैप्टर में अगर आप लोग जाएंगे तो उसमें 5 है, लेकिन उससे अगले में जाएंगे ना तो उसके अगले में 15 है इसकी रिएक्शन, और उससे अगले में फिर 5 है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जितने भी 5, 10, 15 मैंने जो भी बोली, मतलब कि लगभग 30-35 रिएक्शन सिर्फ अकेले इस टॉपिक की है। मैं आपको 30 से 35 रिएक्शंस का ना बिल्कुल एक तोड़ अभी समझा दूंगा, आप लोग एक बारी में समझ जाना, और वो रिएक्शंस हर बार वैसे ही करनी है, कुछ बदलना ही नहीं है। ये बात मैंने आप लोगों को 11th क्लास में भी सिखाई थी, मैं फिर दोबारा बिल्कुल पूरी रिपीट करूंगा। आपने अगर वो ढंग से सुन लिया तो समझ लीजिए कि आपको सिर्फ यहां काम नहीं आएगा, आपको अगले चैप्टर में भी काम आएगा, उससे अगले में भी और उससे अगले में भी। तो जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका रिपीटिशन बहुत ज्यादा है चैप्टर्स के अंदर। क्लियर? नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफाइल गाइस वो होते हैं जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है या जो इलेक्ट्रॉन डेफिसिट होते हैं। न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, जैसे क्या OH-। अरे तभी तो उसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हर्ष बातें नहीं, न्यूक्लियोफाइल आएगा सब्स्टिट्यूट करेगा, वो थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल जब आता है, इलेक्ट्रोफाइल को यार इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ से डिनोट करते थे, याद आ रहे हैं, और न्यूक्लियोफाइल को हम Nu- से। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कुछ याद नहीं आ रहा ना तुम्हें कुछ? ठीक, अब सुनो मेरी बात को। मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं ना, मैं पूरा अब उसको बिल्कुल मैकेनिज्म के साथ नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैकेनिज्म था 11th क्लास के अंदर। अब बताऊंगा पेपर में रिएक्शन कैसे करना है। सो गाइस हमारे पास 5 रिएक्शंस हैं। एक का नाम है हेलोजिनेशन, एक का नाम है फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, नाम याद आ रहे हैं, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, एक का नाम सल्फोनेशन है और एक का नाम नाइट्रेशन है। ठीक है, सो मैं कुछ बताने वाला हूं, उसको ढंग से सुनना। पहला जैसे कि नाइट्रेशन है आपका, उसमें तुम्हें बस इतनी सी बात याद रखनी है, अगर आप लोगों को एरो के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिख जाए, कभी भी किसी रिएक्शन के दौरान ये दोनों दिख जाए, तुम्हारे को दिमाग में बस एक चीज रखनी है, अगर ये दोनों मौजूद हैं तो इनके बीच में कुछ मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए ना यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है NO2+। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? आपको फोकस करना है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ कैसे, वो सब मैंने आपको सिखाया था 11th क्लास के अंदर। हल्का सा हिंट जानना चाहते हो मैं बता देता हूं, उसी को समझ में आएगा जिसने 11th क्लास में पढ़ा है। जिसने नहीं पढ़ा वो सिर्फ इसको हवा में लेना और सिर्फ उतना याद रखना कि इन दोनों की मौजूदगी में क्या निकलता है, बोलो NO2+। ठीक है, सो गाइस HNO3 से H2SO4 निकलने का राज ये है कि आप लोग ये समझेंगे कि मैं HNO3 को ऐसे बना सकता हूं, मैं ऐसे बना सकता हूं NO2, ये देखो HNO3, अरे HNO3 ऐसे ही होता है, HO N के साथ में डबल बॉन्ड और ऐसा होता है HNO3, तो HNO3, तो मैं उसका HNO2 ऐसा लिख देता हूं, साथ में होता है H2SO4। अब आपको पता है H2SO4 तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या रिलीज करेगा बोलो H+, और H2SO4 को भी बनाओगे ना तो H2SO4 ऐसा बनता है, अगर उसको भी तुम याद करोगे तो H2SO4 में ऑक्सीजन बॉन्ड छीन लेता है। ये सिर्फ वैसे बता रहा हूं मैं, जिसको सीखना है सीखो, नहीं सीखना कोई दिक्कत नहीं है, बस शोर मत करना। ऑक्सीजन बॉन्ड लेगा तो H पे क्या आएगा प्लस, और H पे जब प्लस आएगा तो वो ढूंढेगा कि मैं किसी इलेक्ट्रॉन रिच चीज से कंबाइन हो जाऊं, तो H+ जाके किससे कंबाइन होता है बोलो ऑक्सीजन से। बट आपको पता है वो पॉजिटिव चीज है और ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, पॉजिटिव न्यूट्रल से कंबाइन होगा, रिजल्ट कैसा आएगा पॉजिटिव। तो वो कुछ ऐसा बन गया था, अगर आपको याद आए तो, कि NO2 और यहां आ गया था O पे H और यहां पर O पे H और प्लस किस पे आ गया था ऑक्सीजन पे। फिर H2 अपने प्लस को हटाने के लिए क्या करता है, बॉन्ड को छीनता है ताकि उसका प्लस हट जाए, और किसके ऊपर प्लस आया था बोलो NO2 के ऊपर, साथ में वाटर भी निकलता है इस रिएक्शन में। तो सिंपल सी बात होती है, यहाँ से क्या निकलता है नेटशेल NO2+। आपको इतना झमेला कोई याद नहीं करना, कोई पूछेगा ही नहीं एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि इन दोनों की मौजूदगी में बोलो क्या निकलता है NO2+। लॉजिकली याद रखना हो, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी बता रहा हूं आप लोगों को। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 है, ध्यान रखना, वो H+ रिलीज करेगा और उसको मजबूरन H+ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब ये रिलीज करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा बच्चों, जब ये रिलीज करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा तो उसके एक्सेप्ट करने से वो क्या बन जाएगा H2NO3+ का, क्योंकि उसने H+ एक्सेप्ट किया। अरे नहीं समझे, उसने H+ एक्सेप्ट किया, अब उसने H+ एक्सेप्ट करा, वो बन गया H2NO3+। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसमें H2 निकालना है। क्या निकालना है बोलो, वाटर निकल जाएगा, वाटर जैसे निकलेगा बनेगा NO2+। क्या बचेगा बोलो, वही होता है इसका मैकेनिज्म, तो NO2+ बचेगा। कुछ नहीं करना बच्चों, जिन बच्चों को मैकेनिज्म नहीं समझ में आते, आपने 11th क्लास में ज्यादा मेहनत नहीं करी है, जस्ट इतनी सी बात याद करिए, मैं आपको सारा बता दूंगा, काम बन जाएगा। इन दोनों की मौजूदगी में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, NO2+। इतना तो करना पड़ेगा याद। अगर आप सोचे कि केमिस्ट्री में कुछ याद नहीं करना, फिर नहीं बनेगी बात। याद तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, बाकी का मैं ट्रिक बना दूंगा। सो इतनी बात आपको याद करनी है। दूसरी बात क्या याद करनी है, अगर आपको Cl2 और एनहाइड्रस AlCl3 मिलेगा, मैं यहां याद करने का कोई तरीका समझा दूंगा। अगर आपको CH3Cl
और एनहाइड्रस AlCl3 मिल जाए, अगर आप लोगों को CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3 मिल जाए बच्चों प्लीज, तो तीनों में एक ही काम करेंगे, तीनों में एक ही काम करेंगे। Cl2 है, कहते हैं एक Cl बॉन्ड लेके चला जाता है, जैसे कि यहां अगर मैं पूछूं आप लोगों से तो Cl बॉन्ड लेके जाएगा तो CH3 पे प्लस आएगा, CH3 पे अगर यहां Cl बॉन्ड लेगा तो आएगा CH3 CO पे प्लस, CH3 CO पे प्लस मतलब कार्बन पे प्लस, और यहां Cl लेके निकलेगा तो एक Cl बनता है प्लस का। ऐसा संभव है, चिंता मत करिएगा, सोचो कि क्लोरीन क्लोरीन ने बॉन्ड कैसे तोड़ लिया। ये लुइस एसिड होता है, लुइस एसिड जो होता है उसको अट्रैक्ट कर लेता है और ऐसा होता है, ठीक है ना। सो उस पर ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना सोचने वाला सारा समय था 11वीं क्लास का, और मैंने आपको 11वीं क्लास में विद मैकेनिज्म ये चीज करा रखी है। अब आप लोगों को याद कम होगी भले, लेकिन मैंने करवाया सब कुछ था। अब अगली बात करते हैं बच्चों, लास्ट, ये आप लोग या तो सीधा H2SO4 लिख देगा या लिख देगा H2S2O7। सुन लीजिए, या तो क्या लिख के देगा H2S2O7, इसको बोलते हैं ओलियम, या फिर लिख के देगा H2SO4। क्या लिख के देगा? दोनों में से कुछ भी लिख देगा, अरे कोई टेंशन नहीं, या तो लिख के देगा H2SO4 या क्या लिख के देगा H2S2O7, दोनों से निकलता है SO3H प्लस। क्या बोला मैंने? SO, बस इतनी, कुछ नहीं, सल्फोनिक है। आएंगे, सुन लो, बताऊंगा, अरे कभी काम खत्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ है अभी। आप बस ये 5 थीम याद रखिए कि व्हेनेवर इन अ रिएक्शन एरो पे कभी भी इनमें से कुछ लिखा हुआ आएगा तो मुझे पता है इनसे मिलके कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जनरेट क्या होता है वो पता होना जरूरी है। सो इससे निकलता है NO2 प्लस, इससे निकलता है Cl प्लस, इससे CH3 प्लस, इससे CH3CO प्लस, इससे SO3H प्लस। क्लियर हो गया यहां तक का? यहां तक का किसी को भी टेंशन तो नहीं है भाई? पक्का अनुराग? अब अगली बात करते हैं बच्चों। अगली बात ये है कि बच्चों हमेशा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी ये बेंजीन पे कुछ लगा होगा। अब बेंजीन पे Cl लगा हो सकता है, बेंजीन पे OH लगा हो सकता है, बेंजीन पे NO2 हो सकता है, CHO हो सकता है, C डबल बॉन्ड हो, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक हो सकता है, अमीनो हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, इतने सारे ये हो सकते हैं, तो सर ये कैसे समझ में आएगा कैसे क्या रिएक्शन होना है? तो यहाँ से ऑर्गेनिक के लगभग मैंने बोला था अंदाजन उस वक्त 100 रिएक्शन जनरेट होती है, 100 रिएक्शन, और वो 100 रिएक्शन को करने का तरीका एक ही है जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। 100 रिएक्शंस जो मैं आपको बताने वाला हूं उनको करने का तरीका सिर्फ 5 से समझ में आ जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और समझना होगा। बोर्ड पे देखिए बस, आप लोग क्या करिए बच्चों, मान लीजिए बेंजीन के साथ क्लोरीन लगा हुआ है, क्या लगा बोलो? आप बस ये चेक करिए कि बेंजीन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। कुछ होते हैं जो डोनेट करते हैं और कुछ होते हैं जो बेंजीन से क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं। उसकी पहचान करने का तरीका मेरे पास है, सब कुछ ठीक है। देखिए आपको बस इतना चेक करना है कि अगर मेरी बेंजीन के पास, विशेषतर बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली एटम जुड़ा हुआ है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे हुए कि नहीं बचे हुए। जैसे कि अब क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 7, 17 एटॉमिक नंबर होता है, 2,8,7। अब किसी को ये भी नहीं आता तो भाई छोड़ दो, अभी क्लास छोड़ के चले जाओ, फायदा नहीं मुझे, ठीक है? क्योंकि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का भी ज्ञान नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता भाई। 2,8,7 7 वैलेंस होते हैं। अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से कितना इस्तेमाल हुआ बॉन्डिंग में? बस एक। अरे ये रहा एक, मात्र एक इलेक्ट्रॉन, तो बचे कितने? 6। मतलब इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, आंख बंद करके समझ जाइए ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये आपका, फोकस करिए, ये आपका, पहले पहचानो। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो रेजोनेंस की वजह से, सुनते चलिएगा बाद में बताऊंगा सारी चीजें कि बिल्कुल याद क्या करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ तो रेजोनेंस की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके मैंने कभी लास्ट क्लासेस में कुछ सिखाया था आप लोगों को। हाँ वो सब छोड़िए, मतलब मेन बात यह है कि इस वाली साइड को जिसको मैं ऑर्थो बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बोलो? ये ऑर्थो होती है, मेटा होती है सामने वाली पैरा, फिर ये ऑर्थो, ये मेटा, ये सामने वाली पैरा, इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देगा। फिर ये इधर आता है, ये इधर आता है। डोंट वरी, बिल्कुल नहीं सोचना कि सर ये मेरे को बनाने नहीं आते हैं, पता नहीं सर ये कैसे बनेंगे, जरूरत ही नहीं है। बस एक बार मैं बना के जरूर दिखाता हूँ कि जिन बच्चों को आता है ना उनको जरूर पता होना चाहिए। तो बच्चों ये कुछ ऐसे पोजीशंस लेगा, ओ भाई थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाओ, फिर ये इधर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यार, एक बार हम टीचर लोग भी ना एनर्जी लगा सकते हैं, बार बार इसी चीज में एनर्जी लगाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार हम फुल एनर्जी लगा के आपको समझा देंगे, सेकंड टाइम तो दोबारा बोलोगे ना कि अगले चैप्टर में सर दोबारा इलेक्ट्रोफिलिक्स, हमारा एनर्जी डाउन हो जाता है। तो इसको एक बार में समझने की कोशिश करो, ये ऐसे 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 और ऐसे। अब आप समझिए कि बेंजीन के ऊपर कौन कौन सी पोजीशंस पर
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हुई है। ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। मतलब मैं एक बात समझा क्या विशेष इधर, अगर मेरी बेंजीन के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हुआ तो वो इन साइट्स को रिच बना देगा, इन साइट्स को। तो मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां अटैक करना पसंद करेगा? ऑर्थो पे, पैरा पे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर ऑर्थो, पैरा, डायरेक्टिंग। टर्म्स बड़ी भारी भरकम लग रही होंगी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो ये सब कुछ बहुत आसान लगेगा। लेकिन बस इतना समझो कि अगर बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच होगा? ऑर्थो पर या पैरा पर? अच्छा, इस ऑर्थो पे लगे चाहे उस ऑर्थो पे लगे, बात बोलो क्या है, सेम है। लेकिन एक ऑर्थो वाला बनेगा और एक बोलो क्या बनेगा, पैरा वाला। मेटा पे कभी भी आके अटैच नहीं होगा। तब का सीन है जब कौन सी ग्रुप लगे, बोलो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब मैं आपको पहचान कराता हूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। अगर बेंजीन के साथ, देखिए बिल्कुल मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं चाहूं तो आपको बस चैप्टर की हेलो और इन वाली रिएक्शन कराऊं, उनके पांचों के केस कराऊं, खत्म कहानी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ना, हम इस चैप्टर की रिएक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ हम अगले चैप्टर्स की भी रिएक्शन कर रहे हैं। बिकॉज अगले चैप्टर में एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, कार्बोक्सी आएगा, अमाइन आएगा, अल्कोहल आएगा, फिनोल आएगा। तो आप लोगों को बस करना क्या, इधर निखिल, तो आप लोग करना क्या, समझना इस तरीके से आगे वाले चैप्टर में काम आए। तो मान लो कि मेरे पास अब दिया हुआ है CN, क्या दिया हुआ है यार? आप एक छोटी सी बात बताओ, कार्बन के टोटल कितनी वैलेंसी होती है? 4 की होती है। अब ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो आपको पता है नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है बोलो? ट्रिपल। ऐसा होता है यार, ये पता होना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच एटम है उसके पास क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? मतलब वैलेंस में से कुछ बच गया है क्या? कार्बन के बाद कितने वैलेंस होते हैं? 4, चारों इस्तेमाल में हो चुके हैं। अगर किसी भी एटम के पास, सुन लीजिएगा मैं बड़े इंपॉर्टेंट शब्द बोलने वाला हूं, बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो एटम लगा हुआ है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पहली चीज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज, उसके साथ में, लेकिन इधर उसके साथ में कोई एक ऐसा एटम लगा हुआ है जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो उससे, अब उसे मुझे कैसे पता लगेगा कौन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है? अरे यार, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ती है। मतलब कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन होता है। तो अगर मेरे एटम के पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मोर ओवर उसके साथ में एक ऐसा एटम लगा हुआ है जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो 100% वो उससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा। और जब ये वाला आइटम इससे छीनेगा तो ये बेंजीन से छीनेगा, और जब ये बेंजीन से छीनेगा तो मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं। बस इतना समझ जाइए कि जब वो बनेगा ना तो वो ऑर्थो पैरासाइट को पॉजिटिव कर देगा। क्या कर देगा बोलो? मतलब कि जब हमारी बेंजीन के साथ में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो वो इस ऑर्थो को ही पॉजिटिव, पैरा को पॉजिटिव और ऑर्थो को पॉजिटिव करेगा। मतलब आता सब कुछ ऑर्थो पैरा पे ही हमेशा। डोनेटिंग है तो ऑर्थो पैरा को रिच बना देगा, और विड्रॉइंग है तो ऑर्थो पैरा को डेफिसिट बना देगा। समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, ऐसे में लखन, ऐसे में इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? क्या ऑर्थो पैरा पे भूल के भी जाएगा? अब वो चूज करता है पोजीशन मेटा वाली। अब ये वाली चूज करे, ये वाली चूज करे, बात बोलो क्या है? सेम। मतलब क्या है ना, मैं आपको क्लियर करता हूं, सारी बातें क्लियर करता हूं। अभी मैं इसको EWG नहीं, EWGR वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं, EWGR मेटा डायरेक्टिंग। मैं अब आप लोगों को नहीं पूरा माजरा ना एक बारी में क्लियर करता हूं, और अब आप लोगों को सीधा क्वेश्चंस बनाने हैं। सुन लीजिए, सबसे पहली चीज विशेष, इन 5 में से कुछ भी दिखेगा तो पहले आप इलेक्ट्रोफाइल पकड़ो। पकड़ लिया, पहली चीज। सेकंड चीज, आपको देखना बेंजीन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग? डोनेटिंग है अगर, तो आपको ध्यान देना जो इलेक्ट्रोफाइल आपका निकला है उसको जोड़ना है ऑर्थो पर, और कहां पर बोलो? पैरा पर। एक प्रोडक्ट बना देना ऑर्थो वाला, प्लस में लगा के एक प्रोडक्ट बना देना पैरा वाला। अरे हजारों मॉलिक्यूल्स है ना, तो कुछ पे ऑर्थो पे होगा, कुछ पे इस पे होगा, पैरा पे होगा। अगर लेकिन आपका ग्रुप जो है वो कौन सा है बोलो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। कौन सा बोलो? अगर विड्रॉइंग है तो आपको पता है कि मेरा जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा कहां होगा? मेटा पे। कहां होगा? सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या आती है कि बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नहीं लग पाता कि कौन सा डोनेटिंग है कौन सा विड्रॉइंग है, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं लगता। मैंने इसका ट्रिक दिया है। क्या ट्रिक दिया है निखिल? क्या ट्रिक दिया है? बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है, अगर उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सीधा काम कर दो भैया, सीधा काम करो, डोनेटिंग है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है और मोर ओवर उसके साथ एक ऐसा एटम भी लगा हुआ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, समझ जाओ विड्रॉइंग नेचर का। समझ जाओ, चिंता मत करिए, मैं आपको कराऊंगा तो बात समझ में आएगी। बात करते हैं बच्चों सबसे पहले कि अगर हेलो अरीन आया, ओए बस ऐसा आया, और इसके साथ में आ गया
कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो मुझे बच्चों आप लोग बस इतना बताइए, इन दोनों से क्या निकलेगा? NO2+। अब देखिए, अब सीखिए, इन दोनों से क्या निकलेगा? क्लियर है? और आपको पता है क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इसने कौन सी साइड्स को रीच करा हुआ? ऑर्थो और पैरा। मतलब वो जो NO2+ है वो ऑर्थो पे जाएगा और कहां जाएगा? पैरा पे। बट एक बारी में नहीं जाता बच्चों। आप ये बोलेंगे कि हजारों मॉलिक्यूल्स है, तो हजारों में से कुछ बनेंगे ऑर्थो पे अटैक हुए और कुछ बनेंगे जिनपे कहां अटैक हुआ हुआ? पैरा पे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर उधर क्यों नहीं हुआ, उस तरफ वाले पे, जरा इस वाले पे हो या उस वाले पे हो, बात बोलो क्या है? सेम। कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप ये बोल सकते हो, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज। ये मेजर है और ये वाला बोलो क्या है? माइनर है। मतलब 1000 में से 800 मॉलिक्यूल ऐसा करते हैं, पैरा पे जाते हैं, और 200 मॉलिक्यूल ऐसा, क्योंकि कहते हैं कि पैरा वाला जो होता है ना वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। तो जनरली अटैक्स होते हैं वो कौन सी पोजीशन पे होते हैं? पैरा पे होते हैं। ऑर्थो वाले पे कुछ ही में अटैक होते हैं। लेकिन बच्चों अगर यही क्वेश्चन आता है ऐसा, CN लगा हुआ, तो आप लोगों को पता है कि सेम क्वेश्चन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 का आया, तो आपको पता है कि जो NO2 अटैक करेगा वो कहां करेगा? खत्म। बस मैं एक बात बताता हूं, नाइट्रेशन के अंदर ना, नाइट्रेशन के अंदर साइड प्रोडक्ट के तौर पे वाटर निकलता है। क्या निकलता है? बस कुछ नहीं है, वाटर निकलता है। कौन से बॉन्ड शिफ्ट? नहीं, क्या होता है ना कि देखो मैं आपको बताऊं, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना, वो आपका अटैक ऐसे कर जाता है कि यूं शिफ्ट हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ माइनस बन जाता है, यहाँ प्लस बन जाता है। फिर उसके ऊपर कौन अटैक कर जाता है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। फिर बाद में हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर वापस आ जाता है, हाइड्रोजन हट जाता है। वो कुछ ऐसा आपको मैकेनिज्म याद है क्या होता था प्रोटॉन ट्रांसफर वगैरह का? वो लास्ट में ऐसा ही होता था। ठीक है, तो वो मैं उतना मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है बिकॉज मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है फिलहाल अभी। लेकिन ओए क्लास भाई बोर्ड पे, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही जो मैं बता रहा हूँ? यार यही समझ में नहीं आ रही। अच्छा बताना इसका आंसर। मेटाबर Cl, इलेक्ट्रोफाइल देख विशेष CH3+, कौन जुड़ेगा? CH3 जुड़ेगा। नहीं आया समझ में? चलिए अब आपको समझ में आई वाली बात। अच्छा और सुनो, और सुनो, एक बात और बताता हूँ। क्वेश्चन करो सीधा, चलो छोड़ो, क्वेश्चन बनाओ। क्या? बोल बोल बोल, क्या लिखवाया था?
कर दो भाई। इधर और इधर ऊपर वाला क्या ऊपर वाला बस अच्छे बन जाएगा ना। ओके अब भाई देखो सबसे आसान तरीका बता दिया, इससे ज्यादा साइंस में कुछ नहीं। माइनस ही है फर्स्ट वाला नहीं नहीं सी के पास चार Then हेलो हेलो, हाँ शिवा भाई। यार वो मेरा बहुत लेट फोन आया तो मैं व्यस्त हूँ। अभी थोड़ी देर में आऊँगा तब देखिएगा। हाँ भाई, दो आंसर मैच करना बच्चों, ठीक है। आपका पहले वाला मुझे बस ये बताओ, पहले तो सीएचओ एक डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है? विड्रॉइंग है। अब देखो कैसे आपने आइडिया लगाया, वो आपको सोचना चाहिए था। देखिए बेंजीन के ऊपर बच्चों प्लीज शोर बंद कर दीजिए बिल्कुल। अब बेंजीन के ऊपर सीएचओ है। अब सीएचओ में मतलब क्या बोलेंगे, कार्बन होगा, एक हाइड्रोजन होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन जुड़ता है डबल बॉन्ड से, हाइड्रोजन जुड़ता है सिंगल बॉन्ड से। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4, चारों यूज हो चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। मोर ओवर ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सारे इशारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरफ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुआ तो आपको पता है कहां अटैक करवाएगा? मेटा पे। कितना इजी है। किसको लाएगा? क्योंकि CH3 प्लस आएगा, तो बोलेंगे बेंजीन के ऊपर CHO। अब आपने एक चैप्टर पढ़ने वाले, इसके बाद हम अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल एसिड, तो अल्डिहाइड की एक रिएक्शन तुमने कर ली है, नहीं है बस में।
और मैं आपको एक और बात बताऊं, अल्डिहाइड की एक रिएक्शन होगी या बताओ 5 रिएक्शन होगी? 5, क्योंकि अल्डिहाइड का सिर्फ वो ये वाला चीज तो ना करवाएगा, अल्डिहाइड का नाइट्रेशन भी करवाएगा, अल्डिहाइड का फिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट, असाइलेशन और सल्फोनेशन सब करवाएगा। अरे नाम लिख दूंगा इनके, इनके नाम लिख दूंगा इन रिएक्शन को क्या बुलाते हैं। लेकिन अल्डिहाइड हमेशा किस पे अटैक करवाएगा? मेटा पे। और मेटा पे किसका अटैक करवाएगा? इनमें से जो होगा उसका अटैक करवाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ नहीं आ रहा, पकड़ में नहीं आ रही रिएक्शन। इसका क्लियर है? डाउट लग रहा है? चलो अगली बात बताओ, मुझे बताओ OH कैसा है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? विड्रॉइंग। यार तुम अब भी विड्रॉइंग कैसे कह रहे हो इसको? भाई ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 नहीं तो बॉन्ड बनाए हैं, बच गए 4। 4 बच गए तो खत्म कहानी, डोनेटिंग हुआ। डोनेटिंग हुआ तो अटैक करवाएगा ऑर्थो पे, और तो ऑर्थो और पैरा पे किसका? ओ भाई किसका? CH3C होगा। तो हम बोलेंगे एक बार तो ऑर्थो पे जुड़ जाएगा COCH3, और एक बार, ओ भाई तुम्हें समझ में भी कुछ आता है नहीं आ रहा बॉयज? नहीं है? अब आप मुझे बताइए ये कौन सा है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? लखन क्या सोच के तूने विड्रॉइंग सोचा, बता। तो कोई तो बोला विड्रॉइंग, तेरे जैसे आवाज लगी। विशेष भाई मुझे बताओ, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने बॉन्ड बने? 1 और 2 हाइड्रोजन, 3 बचे ना 2। अरे पता नहीं क्या बच गया, समझ नहीं आ रहा, नहीं आ रहा विशेष यार। विशेष भाई मैं बहुत बहुत बेसिक चीज पे डील कर रहा हूँ। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9वीं क्लास में सिखाते हैं, 5 होते हैं। 5 होते हैं? 4? 5 होते हैं। 5 में से कितने बॉन्ड में इस्तेमाल हुए? 1, 2, 3, 2 बच गए। बच गए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, डोनेटिंग करेगा। डोनेटिंग है तो कहां अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। किसका अटैक करवाएगा? SO3H का। तो एक बार आ जाएगा ऑर्थो वाला। ओ भाई अब बताओ क्या समझने में दिक्कत आ रही है, या मैंने अगले चैप्टर्स की भी सिखा के टेंशन कर दी थोड़ी सी? इस चैप्टर में सिर्फ इसकी है, इस चैप्टर में सिर्फ हेलो और रिन की है। मैंने आपको अमाइंस की भी करा दी जो लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, फिनोल्स की भी करा दी, अल्डिहाइड्स की भी करवा दी, कीटोन्स की भी करवा दी है, साथ की साथ ही करा दी सबकी। नहीं आ रहा समझ में? चलो इसकी बताओ, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? देख के लग जाता है यार, उतना कुछ नहीं करना होता, देख के पता लग जाता है। अब डोनेटिंग है तो ऑर्थो और पैरा पे। अरे क्या दिक्कत आ रही है भाई? बोलो डोनेटिंग या विड्रॉइंग? इस कार्बन के बाद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो चारों बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो चुके हैं, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम ऐसा है जो विड्रॉ कर सकता है ऑक्सीजन, सो विड्रॉइंग है। और विड्रॉइंग है तो NO2 आने वाला है, और NO2 आएगा मेटा पे। कुछ नहीं आ रहा ना? पक्का बताओ? हाँ नहीं समझा नहीं मेरी बात को। एक चैप्टर ऐसा है जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, तो उसमें ऊपर अल्डिहाइड लगे तो 5 बनेंगी, इसकी कीटोन लगे तो 5, और कार्बोक्सिलिक तो 5, तो कितनी होगी? क्लास क्लास एक सेकंड, एक सेकंड, एक बात सुनते हुए जाइए लास्ट, कि आप लोगों को यह भी पता रहना चाहिए कि जो मैंने ये रिएक्शंस लिखी हैं, इन सभी रिएक्शंस के अपने एक नाम है। जैसे कि अगर तुम पहले वाली रिएक्शन की बात करो तो इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। अगर तुमने ये करा है तो तुम इसको नाम दोगे नाइट्रेशन। चुप नहीं होगा, छुट्टी नहीं करूंगा, बिल्कुल चुप हो जाओ। ये हेलोजिनेशन बोलो या क्लोरीन डाल रहे हो तो क्लोरीनेशन बोल सकते हो, लेकिन हेलोजिनेशन बोल दो। ये वाला है फ्रिडल, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइल ऐड होगा इसलिए अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नीचे वाला है
असाइलेशन। क्या टेंशन, बोलो ये कौन सी है, नाइट्रेशन। ये कौन सी है, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। ये कौन सी है, सल्फोनेशन। ये फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, वो है फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ऐड हो रहा है तो अल्काइलेशन, और इसको बोलते हैं असाइल, इसको बोलते हैं असाइल, CH3CO को तो बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन। लेकिन आप मुझे बताइए, आज की क्लास में आपको मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ इस चैप्टर की नहीं, चारों चैप्टर की सिखाई है, तो आपको समझ में आएगी नहीं आएगी क्या? इससे पहले तुम्हें वुड्स और फिटिंग और वुड्स फिटिंग सारा क्लियर हो गया? अबे बार बार रिपीट नहीं कर रहा, नाम है वुड्स है, फिटिंग है, फिर वुड्स फिटिंग है ना, क्लियर है? तो आपको यहां तक आ गया कि नहीं आ गया चैप्टर समझ में? ठीक है, आगे जाओ। ओए रुको, नमस्ते।